नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर में भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कैसे बने कमीशन्ड अधिकारी। क्या है प्रक्रिया? क्या आप भी सेना में जा सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को देश सेवा के जज्बे को पूरा करवा सकते हैं? सेना में करियर बनाना, वो भी अधिकारी के रूप में, क्या ये हर भारतीय के लिए संभव है? अगर हां, तो फिर कैसे? इसकी प्रक्रिया क्या होगी? बहुत से सवाल आपके भी जहन में होंगे, पर अब आप फिक्र बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में आप जानेंगे भारत में रक्षा अकादमियों के बारे में। साथ ही आप जानेंगे कि तीनों सेनाओं में भर्ती कैसे होती है, प्रक्रिया क्या रहती है, और साथ ही आपको मिलेगा आपके जहन में रहे हर सवाल का जवाब। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाता हूं हमारे खास मेहमान से। हमारे खास मेहमान हैं कर्नल आर.एस. भंडारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो। नमस्ते। कर्नल आर.एस. भंडारी जो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बन सकते हैं आप सेना में कमीशन्ड अधिकारी। आपको बता दें कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 33 साल की आर्टिलरी में विशिष्ट सेवा के बाद 2006 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। वे अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक भी हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी एंड फायर सेफ्टी का काम भी करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में भी अग्रणी रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। और पहला सवाल मैं आप सभी से लेना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल आज की इस पूरी चर्चा से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिरकार कमीशन्ड अधिकारी कैसे बने? सर, आज की जो अपनी चर्चा है वो संक्षेप में अपन जनरल बातें करेंगे, अदर देन आर्मी मेडिकल कोर, वेटनरी ऑफिसर्स और नर्सिंग ऑफिसर बनने के तरीके की को छोड़ के जो अपन बातें करेंगे वो आज उनके बारे में होंगी। तो सबसे पहली बात तो कि वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, और ये अपॉर्चुनिटीज़ में जो मेडिकली कैंडिडेट फिट होना चाहिए और 16.5 साल की उम्र से लेकर 27 साल की उम्र तक सेना में अधिकारी बनने के लिए जा सकते हैं। ये दो तरीके से है, एक तो यूपीएससी एंट्री है और दूसरी है नॉन यूपीएससी एंट्री। एनडीए और सीडीएस के जो एग्जामिनेशंस हैं ये यूपीएससी के थ्रू एंट्री कहलाती हैं, और जो टेक्निकल एंट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंटल एंट्रीज़ हैं तीनों सर्विसेज में, उनको हम नॉन यूपीएससी एंट्रीज़ बोलते हैं। और इनका जो एग्जामिनेशन या रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्टली ये सर्विसेज डायरेक्टली करती हैं जी। और इसके अलावा होती है डिपार्टमेंटल एंट्री अधिकारी बनने के लिए, वो भी सेना के मुख्यालय ही करते हैं। तो सर, ऐसे में आपने तमाम एंट्रियां इसके लिए बताई हैं, तो परीक्षा जो है उसकी तैयारी कैसे की जाए? इसके लिए जो एग्जाम लिया जाता है उसके लिए तैयारी का क्या ऑप्शन रहता है? उसके लिए संभावनाएं क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली तो यह है कि सब जगह लिखित परीक्षा नहीं होती है। एनडीए, सीडीएससी एग्जामिनेशन और एफकैट, इन तीन के अलावा लिखित परीक्षा किसी भी एंट्री के अंदर नहीं है। दूसरी बात यह है कि इनकी जो तैयारी है वो हर एंट्री के लिए अलग अलग विषय को ध्यान में रखते हुए आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप स्वयं करें, चाहे आप कोचिंग की मदद लें। और जहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं है वहाँ पर डायरेक्ट आपका एसएसबी में भेजा जाता है, उसमें आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है। हर एक एंट्री के लिए क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग का अलग है, ये है। और एज फार एज रिटन एग्ज़ाम की तैयारी है, वो आपको बेस्ट है कि आप उसके बारे में वेबसाइट पे जाएं, सिलेबस को समझें और सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी, अपनी कैपेबिलिटीज़, आपकी जो आपके अंदर जो जज्बा है उसको ध्यान में रखते हुए करिए। बिल्कुल, आप पूरी तैयारी का ब्यौरा जो है वहां पे आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा जो है बेहद महत्वपूर्ण होगी। कहीं ना कहीं देश सेवा का जज्बा जरूर है, आप अपने लिए कोशिश करते हैं, दृढ़ संकल्पित भी हैं, लेकिन एक पूरे प्रोसीजर के जरिए आप चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं लेना चाहूंगा कि सर, कमीशन अधिकारी के लिए योग्यता क्या होती है? हर कोई चाहता है कि वो भी अधिकारी बने, देश सेवा के काम में वो
भी शामिल हो सके, सेना में जा सके, पर इसके लिए योग्यता का जो पूरा प्रोसीजर है वो भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। जो योग्यता है आर्मी ऑफिसर्स या आर्म फोर्सेस में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर एंट्री के लिए अलग है। तो अपन ये मान लीजिए आपकी 10+2 से लेके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हर लेवल पे एंट्रीज हैं। पहली बात तो ये योग्यता का पार्ट है जी। दूसरा ये कि इंजीनियरिंग के बहुत चांसेस हैं। इंजीनियरिंग, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स या इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन वालों की एंट्रीज ज़्यादा हैं जी। तो बेसिक योग्यता तो एक तो ये हो गई, फिजिकल फिटनेस की बात हमने कर ली, मेडिकली फिट होना चाहिए और इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होंगे तो ये आपकी योग्यता में शामिल हो जाता है। जी बिल्कुल, योग्य आप हैं, काबिल आप हैं, बस सही दिशा की जरूरत है। आप प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी और सेना में शामिल होकर अपने परिवार का, अपने राज्य का और साथ ही इस देश का नाम भी आप गर्व से ऊंचा करें। कमीशन के सर प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में भी एक बार आप दर्शकों को समझाएं। अभी अपने देश में 2 तरह के कमीशन हैं जी, तीनों सर्विसेज में, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन जी। परमानेंट कमीशन जो है वो 20 साल कम से कम आपको सर्विस करनी पड़ती है और उसके बाद अगर आप चाहें तो पेंशन पे निकल सकते हैं या आपकी जो उम्र है वो हर एक रैंक के हिसाब से उस तक आपको सर्विस करनी पड़ती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उसमें 14 साल की सर्विस का प्रावधान है और इसमें क्या है कि 10 साल के बाद अगर आप सेना छोड़ना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो आप उसके लिए अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपको 14 साल के बाद में आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो फिर ऐसे में सर आर्मी भर्ती के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, आपने बताया कि योग्यता क्या रहेगी, कौन कमीशन अधिकारी बन सकता है, तो ऐसे में सर संस्थान कौन कौन सी होंगी जो कमीशन अधिकारी बनने के लिए प्रमुख संस्थान जो तैयारी कराते हैं या फिर जिनके जरिए सेना में भर्ती की जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर से जो अभ्यर्थी हैं वो ये सोचते हैं कि एनडीए ही एक मात्र एंट्री का साधन है जी। आमतौर से जी। एनडीए वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड के अंदर यूनिक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और इसमें आप 10+2 लेवल पे एंट्री करते हैं और इसमें 370 वैकेंसीज़ के करीब होती हैं, जिसमें 19 वैकेंसीज़ गर्ल्स की होती हैं और एनडीए में 6 सेमेस्टर्स कह दीजिए या 6 टर्म्स होती हैं। 3 साल का ये एनडीए का ट्रेनिंग का पीरियड होता है। हर टर्म के अंदर ये 370 कैंडिडेट्स लिए जाते हैं। पहली बात तो ये एग्जामिनेशन यूपीएससी के थ्रू होता है और आपको एसएसबी और मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाके मेरिट लिस्ट आपकी बनती है जी। एनडीए में जब आप क्वालिफाई होते हैं तो आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी स्ट्रीम में हैं उसके हिसाब से आपको बीए या बीई और कंप्यूटर साइंस की बी और आपको ये डिग्रियां आपको प्राप्त होती हैं। इसके बाद में आपको, अगर आप आर्मी कैंडिडेट हैं तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भेजे जाएंगे 3 साल के बाद। अगर आप एयरफोर्स के कैंडिडेट हैं, अगर फ्लाइंग कैंडिडेट हैं कि आप फ्लाइंग के लिए सक्सेसफुल हुए एनडीए की ट्रेनिंग के दौरान, तो आपको एयरफोर्स एकेडमी भेजा जाएगा हैदराबाद। और अगर आप टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटीज़ में एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको उसमें जो नॉन टेक्निकल हैं उनको भेजा जाएगा एयरफोर्स एकेडमी में, और जो टेक्निकल हैं ग्राउंड ड्यूटीज़ के अंदर उनको एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज है बेंगलोर में, उसमें भेजा जाता है। और नेवी के जो कैंडिडेट्स हैं या नेवी के जो कैडेट्स हैं वो 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में नेवल एकेडमी में भेजा जाता है केरला के अंदर जी। तो ये था एनडीए के बारे में। जी जी, ये मुख्य संस्था है। बाकी संस्थाएं अपन डिटेल में जब आप आगे बढ़ते हैं तब करते हैं। जी सर, संस्थानों में फिर प्रवेश प्रक्रिया क्या है वो भी आप इसके साथ ही बताएं दर्शकों को। अगर इन संस्थानों में एडमिशन लेते हैं तो क्या उसका जरिया रहेगा, क्योंकि संस्थान कौन से हैं वो तो आपने इनको बताया। देखिए, जो मुख्यतः एनडीए का है, मैंने अभी बताया कि रिटन एग्ज़ाम होता है और
बाकी जो संस्थाएं हैं उसमें कुछ संस्थाओं में रिटन एग्जाम है, कुछ में रिटन एग्जाम में नहीं है। रिटन एग्जाम सिर्फ 3 हैं, एनडीए का एग्जामिनेशन, सीडीएससी का एग्जामिनेशन और एयरफोर्स में एफकैट एग्जामिनेशन। उसके अलावा सारी की सारी जो प्रोसीजर है, सिस्टम है, उसमें आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है बेस्ड ऑन योर पैरामीटर्स। हर एंट्री के लिए अलग अलग पैरामीटर्स लेड डाउन है, उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और डायरेक्टली आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। और इंटरव्यू के बाद में जो फिट होते हैं, जो पास हो जाते हैं एसएसबी के अंदर, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा जाता है या एयरफोर्स हॉस्पिटल के अंदर जिसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और उसके बाद में ओवरऑल ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है। हर एक एंट्री के लिए ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट होती है जी। और वो उसमें आप अगर सेलेक्ट हो गए तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो सर, क्या इन संस्थानों के अलावा भी कोई तरीका है जिसके जरिए सेना में अधिकारी के रूप में भर्ती हो पाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जैसे मैंने जिक्र किया कि आम अभ्यर्थी ये सोचता है कि एनडीए एक है और सीडीएससी एक है, तो अभी सीडीएससी का जो एग्जामिनेशन है उसमें आप जा सकते हैं आर्मी के अपन, और दूसरा जो प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी कहलाती है जी। उसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहला है। तो उसमें लेटरल एंट्री होती है। एक तो एनडीए के कैडेट्स जो एनडीए से 3 साल करते हैं वो फिर आईएमए में आ जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में रेगुलर कोर्स करने के लिए जी। तो रेगुलर कोर्स में एक तो एनडीए वाले आते हैं, एक आर्मी कैडेट कॉलेज वाले आते हैं। आर्मी कैडेट कॉलेज कौन है? जो जवान बना है और आर्मी में रहते हुए उसने क्वालिफिकेशन किया है, अपना क्वालिफाई करके वो ऑफिसर बनने के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है, तो उनको अलग एक आर्मी कैडेट कॉलेज है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। फिर ये रेगुलर कोर्स करने के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट एंट्री स्कीम के कैंडिडेट्स आते हैं जो कि ग्रेजुएट्स होते हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये सीडीएस के थ्रू आते हैं, सीडीएस एग्जामिनेशन के थ्रू। इसके अलावा जो आईएमए में एंट्री होती है वो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की होती है। नाउ टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में क्या होता है कि अगेन आईएमए में जितनी ट्रेनिंग है, जो भी ट्रेनिंग की जाती है वो सब परमानेंट कमीशन के लिए की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करें। और जब टेक्निकल ग्रेजुएट के लिए आपको या तो बीई ग्रेजुएट हो सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो सकते हैं साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, इनको सिर्फ एसएसबी में अपीयर करना पड़ता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है जो कि फाइनल या प्री फाइनल आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को उसमें लिया जाता है थ्रू कैंपस इंटरव्यू और एसएसबी के थ्रू। उसके दूसरी एकेडमी जो आर्मी में है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई है। इसके अंदर जो ट्रेनिंग है वो सारी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की होती है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सिर्फ मेल की ट्रेनिंग है, सारा परमानेंट कमीशन है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जो है उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग होती है, बोथ मेल एंड फीमेल्स की। इसके अंदर जो कोर्सेज चलते हैं, एक तो शॉर्ट सर्विस नॉन टेक्निकल कोर्स चलता है मैन के लिए, दूसरा विमेन के लिए चलता है। ये ग्रेजुएट्स होते हैं, ये इनकी एंट्री सीडीएससी के थ्रू होती है। उसके अलावा एनसीसी स्पेशल एंट्री एग्जामिनेशन है जो कि आप मिनिमम आपकी ग्रेड बी आई होती है सी सर्टिफिकेट के अंदर, वो कैंडिडेट इसमें जाते हैं। इसके अलावा जज एडवोकेट जनरल जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। और टेक्निकल में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन एंड वुमेन की एंट्री की ट्रेनिंग जो है वो ओटीए चेन्नई में होती है। इसके बाद में आते हैं हम ओटीए, एक और है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है गया के अंदर बिहार में। इसमें अभी तक जो चल रहा है वो टेक्निकल एंट्री स्कीम कहलाती है, TES 10+2 एंट्री स्कीम, जिसमें परमानेंट कमीशन मिलता है। ये एंट्री की जो इनिशियल ट्रेनिंग है वो अभी तक ओटीए गया में हो रही है। आने वाले समय में सुना ये जा रहा है कि ये एकेडमी बंद की जाएगी और ये 5 साल का कोर्स है, इसको बदली करके 4 साल का बनाया जाएगा और ये एंट्री की ट्रेनिंग आने वाले समय में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुई। तो ये तो रहा आर्मी का सवाल। अभी आते हैं नेवी में। नेवी में जैसे मैंने बताया मेन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो इंडियन नेवल एकेडमी है जो कि एजिमाला में है, कोचीन के पास में जी। और इनका काम है कि बेसिक ट्रेनिंग देना ऑफिसर्स को, नेवल ऑफिसर्स हो जाते हैं, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कराते हैं ये।
और इंडियन कोस्टल गार्ड को भी तैयार करते हैं। और स्पेशल ड्यूटी जो इनके ऑफिसर्स होते हैं, स्पेशल ड्यूटीज़ के जो लिस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, SLO ऑफिसर्स, उनकी ट्रेनिंग भी ये वहाँ पर कराते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी में 2-3 कोर्सेज चलते हैं मेनली। एक तो BTEC कोर्स चलता है जी, जिसको इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स BTEC कहा जाता है। ये इसमें 10+2 PCM लेवल पे मेल को लिया जाता है। ये भी UPSC एग्जामिनेशन के थ्रू है और SSB के थ्रू है। फिर है कि BTEC जो NDA में BTEC करके आते हैं उनकी ट्रेनिंग वहाँ कराई जाती है। और फिर नेवल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया वो 2 तरह की है, वो रेगुलर के लिए कराई जाती है और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के जो नॉन टेक्निकल हैं उनके लिए भी कराई जाती है। अभी आते हैं एयरफोर्स। एयरफोर्स में एयरफोर्स एकेडमी मेन एकेडमी है हैदराबाद के अंदर। यहाँ पर फ्लाइंग वालों की ट्रेनिंग की जाती है और जो नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटीज में जो नॉन टेक्निकल हैं उनकी ट्रेनिंग वहाँ पर कराई जाती है। इसके अलावा अगर इंडियन कोस्ट गार्ड है या नेवी है, उनके ऑफिसर्स जो फ्लाइंग में सेलेक्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी इस एकेडमी में की जाती है। तो ये बेसिकली फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स चलाते हैं और ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए 2 कोर्सेज चलाते हैं। और लास्ट में मैंने जैसे बताया था कि एयरफोर्स का टेक्निकल कॉलेज है बेंगलोर में, वहाँ पर जो ग्राउंड ड्यूटी के टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, टेक्निकल एंट्री है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। तो ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग के लिए एकेडमीज हैं जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि अभ्यर्थी को ये जानना जरूरी है कि सिर्फ NDA ही नहीं है या CDSE ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे दर्शकों को बताई, क्योंकि क्या होता है कि तैयारी सब कर रहे हैं, भेड़ चाल में सभी शामिल हो जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका होता है जो सटीक सही तरीके से सही दिशा में काम करे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जिस भी विषय के लिए, जिस भी मंजिल के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आखिरकार मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे, उसके जरिए क्या क्या है, उसके रास्ते क्या क्या है। और इस कार्यक्रम के जरिए आपके वो रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे, आपको वो मंजिल साफ तौर पर दिखने लगेगी, क्योंकि हमारे साथ में कर्नल भंडारी हैं जो लगातार आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर आपको दिखाएंगे तीनों सेनाओं में भर्ती होते हैं तो किस उम्र तक आपकी नौकरी लगती है, क्या कुछ प्रोसीजर आगे है और उसके साथ ही किन किन को इसमें मौका मिलता है। तमाम सवाल है और भी बहुत सारी बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजस्थान सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए जगह जगह महंगाई राहत कैंप लगवाए हैं, जहां राजस्थान के लोगों को 10 योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। आप अपने जन आधार नंबर के साथ मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ पा सकते हैं। इसी तरह जॉब कार्ड नंबर लेकर आने पर मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ पा सकते हैं। घरेलू बिजली बिल पर लिखा नंबर लेकर आने पर मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का लाभ पा सकते हैं। कृषि बिल पर लिखा नंबर लेकर आने पर मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना का लाभ पा सकते हैं और गैस कनेक्शन नंबर और एजेंसी का नाम लेकर आने पर इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का लाभ पा सकते हैं। अब तक 3.5 करोड़ से भी अधिक गारंटी कार्ड वितरित हो चुके हैं और 75 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। आप भी जल्द अपने नजदीकी महंगाई राहत कैंप में जाकर अपना पंजीकरण करवाइए और योजनाओं का सीधा लाभ पाइए। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। कार्यक्रम आप देख रहे हैं यूथ एंड सोल्जर, भविष्य की संभावनाएं युवाओं के लिए। और देखिए लाखों युवा हैं जो इंतजार में हैं, जो तैयारी में हैं, जो जुटे हुए हैं देश सेवा के लिए उस जज्बे के साथ में।
उस दृढ़ संकल्प के साथ में। लेकिन जैसा कि मैंने कार्यक्रम में ब्रेक से पहले कहा था कि सही रास्ता क्या है, सही मंजिल क्या है, वो आपको मिलनी बहुत जरूरी है, तभी आप सफल हो पाते हैं। तो इस कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं आपके उन तमाम सवालों का जवाब जो आपको सोशल मीडिया पे मिल तो जाएगा, लेकिन उस समुद्र में से ढूंढने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कैलकुलेटेड, बिल्कुल फिल्टर किया हुआ पूरा ज्ञान आपको इस आधे घंटे के अंदर मिल जाता है। और इसीलिए इसमें तमाम वो सवाल हम शामिल करते हैं जो सीधे सीधे इन भर्तियों से जुड़ा हुआ होता है। बात हो रही है कि कमीशन अधिकारी कैसे बने सेना में। तीनों प्रारूपों की यहाँ पर बात हो रही है। जरिया क्या रहता है, प्रोसीजर क्या रहता है, उन तमाम सवालों के अभी तक जवाब हमने जाने हैं अभी तक कार्यक्रम में। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे जुड़ा हुआ मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा कि सर, क्या अधिकारी के रूप में भी भर्ती होने में तीनों सेनाओं में 60 साल उम्र तक की नौकरी की गारंटी मिलती है, या फिर अलग अलग सेनाओं में सर्विस के दौरान उम्र का कुछ क्राइटेरिया है, अलग अलग डिसाइड किया हुआ है? इसको लेकर अगर कोई कंफ्यूजन दर्शकों में है तो उसको भी आप दूर कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि सेना में अधिकारी जो बनते हैं उनकी एज, रिटायरमेंट एज जो है वो डिसाइडेड है किस रैंक तक वो अधिकारी पहुंचते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं आर्मी, क्योंकि कॉमन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। आर्मी में मान लीजिए कि एक अधिकारी सिर्फ कर्नल रैंक तक पहुंचता है तो उसका रिटायरमेंट एज है 54। अगर वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक ही पहुंचता है तो 52, या मेजर तक ही पहुंचता है तो 52। ब्रिगेडियर लेवल पे 56, मेजर जनरल 58, लेफ्टिनेंट जनरल 60, और जो सेना में चीफ बनते हैं तीनों अंगों में उनकी है रिटायरमेंट एज 62। और सीडीएस जो अभी एक और ओहदा हुआ है उसमें उनका है 65 तक। तो ये बेसिकली आप आगे बढ़ते रहते हैं, अगर आपकी ग्रोथ होती रहती है तो आपकी एज ऑफ रिटायरमेंट बढ़ती है, यानी और मौके मिलते जाते हैं। यानी कि आप अच्छा प्रयास करते हैं और जो आपकी कोशिशें हैं वो सही दिशा में चलती हैं, आपको और मौके मिलते हैं और आपको उस मौके के जरिए और ज्यादा सेना में काम करने का वक्त मिल पाता है, समय मिल पाता है। बिल्कुल अलग है साहब, ये बिल्कुल अलग है पुलिस से, आईएएस, आईपीएस और कोई भी सर्विसेज हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये वहाँ पर सब जगह 60 की है या कहीं 58 है, पर ये बिल्कुल ही अलग तरीके से रिटायरमेंट की एजेस डिसाइडेड है। बिल्कुल सही कहा आपने। बॉर्डर पर हमारे सभी जो भाई हैं, जो हमारे आर्मी के जवान हैं, वो रहते हैं इस देश के लिए हम सब शांति से सो सकें, अपने घरों में आराम कर सकें हम हमारे घरों में। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल अलग है ये भर्ती, ये नौकरी, ये पूरा जो काम है सिर्फ एक नौकरी तक सीमित नहीं है, इसके मायने बहुत हैं और इसके लिए पूरे देश में हर नागरिक के मन में सम्मान भी अलग हो जाता है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं इसी कड़ी में आगे शामिल करना चाहूंगा। तीनों सेनाओं में भर्ती पर वेतनमान में क्या कोई अंतर है क्या, या फिर समान ही होता है? यानी कि आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी क्या जो कमीशन अधिकारी बनते हैं आगे जो उनका प्रमोशन होता है सेम पे स्केल रहता है या अलग अलग है? तीनों सेना के जो अंग हैं उनमें पे स्केल बिल्कुल सेम है, और जो अलाउंसेस हैं जी वो अलाउंसेस को भी एक तरीके से सभी तीनों अंगों के साथ में मैच किया हुआ है। तो मान लीजिए आप फ्लाइंग का ड्यूटी पे हैं एयरफोर्स में, और आप फ्लाइंग ड्यूटी में हैं नेवी में और एयरफोर्स में, आर्मी में, तो आपकी तनख्वाहें वो फ्लाइंग क्वालिफिकेशंस उसी हिसाब से सारे एडजस्ट किए हुए हैं। तो उसी तरह से फील्ड एरिया अलाउंस है, डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंसेस हैं। तो जैसे नेवी में सबमेरीन अलाउंस होगा तो एग्जाम्पल के लिए आर्मी में सियाचिन अलाउंस होगा। तो सभी को एक ही पैरेलल, एक ही यूनिफॉर्मिटी में रखा गया है, यानी भेदभाव नहीं है। हाँ, कंडीशंस अलग हो सकती हैं तो उनके लिए अलाउंसेस अलग हो जाते हैं, बाकी पे स्केल सेम रहेगा। अगर किसी को भी इसको लेकर कंफ्यूजन होगा तो आज इस एपिसोड के जरिए क्लियर हो गया है। एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूंगा सर, कि तीनों सेनाओं में अगर कमीशन अधिकारी बनने पर सबसे पहला पद कौन सा मिलता है? क्या अलग अलग सेनाओं में अलग अलग पदनाम है? जो अपन ने आज की चर्चा कर रहे हैं कि एएमसी को छोड़ देंगे, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी आरवीसी रिमाउंट
वेटनरी कोर को छोड़ेंगे और डेंटल कोर को छोड़ेंगे, नर्सिंग ऑफिसर्स को छोड़ेंगे, तो ये बाकी जो कैटेगरीज हैं सबके सब में जो स्टार्टिंग रैंक है वो आर्मी में है लेफ्टिनेंट, नेवी में है सब लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स में है पायलट ऑफिसर। ये रैंक होती है फर्स्ट स्टार्टिंग रैंक। अब आते हैं कि किसी ने पहले, जैसे कोई टेक्निकल ग्रेजुएट है, उसने पहले हायर क्वालिफिकेशंस किया हुआ है तो उसको एंटीडेट सीनियरिटी मिलती है, तो स्टार्टिंग बेस तो लेफ्टिनेंट ही है, एंटीडेट सीनियरिटी के हिसाब से उसको नेक्स्ट रैंक जल्दी मिलेगी। ये फ़र्क है, बाकी रैंक स्टार्टिंग सबका सेम है। यानी शुरुआत सबकी सेम है। अगर आपने पहले से कुछ और योग्यताएं हासिल की हुई हैं, वो क्राइटेरिया में अगर शामिल है, तो आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, वहां पे आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक और सवाल सर इससे जुड़ा हुआ मैं लेना चाहूंगा, प्रशिक्षण के दौरान खर्च का प्रावधान क्या रहेगा? देखिए, कहीं पे भी प्रशिक्षण के लिए जब पहुंचते हैं तो वहां खर्चे को लेकर, चाहे देश में कोई भी व्यक्ति सेना में भर्ती हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थितियां सबकी एक समान नहीं होती, तो ऐसे में उनके लिए जानकारी आप दीजिए, बेहद महत्वपूर्ण होगी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी टोटल ट्रेनिंग फ्री है। ये बहुत अच्छी बात है सभी दर्शकों। इसके अंदर मतलब आप मैसिंग शामिल कर लीजिए, बोर्डिंग, ट्रेनिंग, बुक्स, यूनिफॉर्म, मेडिकल, रिक्रिएशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स, आप सब कुछ गवर्नमेंट एक्सपेंस पे होता है। एक्सेप्ट क्या है कि जो पॉकेट अलाउंस है जी, वो आपको अपनी जेब से महीने का जो जेब खर्ची जिसको बोलेंगे, वो कैंडिडेट या कैडेट के लिए वो पैसा आपको खुद देना पड़ता है। उसमें भी अगर आपके माता पिता की आय कम है तो उसमें बंदोबस्त है, अरेंजमेंट्स हैं कि आपको स्कॉलरशिप, उसके लिए भी कुछ आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये है बेसिक ट्रेनिंग का जो खर्चा है। अब क्या होता है कि अगर आपने ट्रेनिंग की और आप विड्रॉ अपने आप होना चाहते हैं या आपको ऑर्गेनाइजेशन विड्रॉ करना चाहता है मेडिकल ग्राउंड्स या कोई और रीजन डिसिप्लिन ग्राउंड्स के ऊपर, तो आपको जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो आपको रिफंड करनी पड़ती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि अभ्यर्थियों को जानना चाहिए कि आपने अगर अपना विचार दृढ़ नहीं बनाया और आपने एकेडमी में चले गए, फिर आप सोचते हो कि मैं विड्रॉ करूंगा, तो आपको वो खर्चा वापस रिफंड करना पड़ेगा। तीसरा बात ये आता है कि जो ट्रेनिंग में प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होती है, जैसे आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहुंच गए, एनडीए में नहीं जी, और जो मेन प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, तो वहाँ पर आपको पहुँचने के बाद में आपको स्टाइपेंड मिलता है। वो स्टाइपेंड की अमाउंट है 56,100 रुपीज़ पर मंथ, वो स्टाइपेंड आपको मिलता है। एक और मुख्य बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर ट्रेनिंग के दौरान आप किसी अभ्यर्थी, कैंडिडेट या कैडेट की, या जेंटलमैन कैडेट की, अगर या लेडी कैंडिडेट जो भी है, अगर चोट लग गई, भारी चोट लग गई या डिसेबिलिटी हो गई है या मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी सिस्टम बने हुए हैं कि आपको पेरेंट्स को उसके लिए कंपनसेट किया जाता है, कैंडिडेट को उसके लिए कंपनसेट किया जाता है जी। ये है बेसिकली मोटा जो फाइनेंशियल एंगल है उसके ऊपर। बहुत ही अच्छी चर्चा अभी तक रही है। कमीशन अधिकारी कैसे बन सकते हैं, इसमें शामिल आप कैसे हो सकते हैं, संस्थान कौन कौन से होंगे और इसके साथ ही वेतन क्या मिलेगा और फिर आपका प्रशिक्षण कैसे क्या रहेगा, पूरा जो भर्ती का प्रोसीजर है इस आधे घंटे के अंदर कर्नल साहब ने आपके सामने रखा। और आपके दिमाग में आप कोई भी सवाल होगा तो शायद इस कार्यक्रम से वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके सवालों को हम अगले एपिसोड में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना में भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछते हैं या पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल ID जो है वो पत्रिका की, उस पर आप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो अगले सप्ताह में यूथ एंड सोल्जर का कार्यक्रम रहेगा उनमें हम तमाम सवालों को शामिल करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उनको भी उसमें शामिल करने की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी चर्चा में आप शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी यूथ एंड सोल्जर में, और साथ ही एक नए मुद्दे के साथ हम जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे आप सेना में आगे बढ़ सकते हैं, करियर में आप आगे बढ़ सकते हैं, यूथ के लिए क्या कुछ अच्छा रहेगा, उनके भविष्य को लेकर कई मुद्दे इसमें हम शामिल करेंगे।
हमारे जो आगामी एपिसोड्स हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा।